Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Dewashish as we are continuing with our Polity-Lecture series. This is lecture number 65th. तो आपको याद होगा वी हैव डन लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हमने पंचायत म्यूनसिपैलिटी कंप्लीट कर दिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो इनको आप थोड़ा ढंग से समझिएगा, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अगर आप बेटर समझ जाते हो तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बहुत आसान है याद करना। तो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है इसके लिए। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ है तब जाके बॉडी बनी है। और ये जो एक्ट है वो मैं आपको बता दूं कौन सा एक्ट पास हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, इसने इस बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया 1993 में, डेट थी 12 अक्टूबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखिएगा हेडक्वार्टर एनएचआरसी का कहां पर है, दैट इज एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, चेयरमैन कौन है, ये आपसे कभी स्टैटिक एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा एचएल दत्तू इज द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी। अब हम बात करते हैं इस बॉडी के बारे में। इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब एक मेंबर नहीं, इसमें मल्टी मेंबर्स हैं। बता देता हूं आपको, एक चेयरमैन है और 4 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, चेयरमैन मैं आपको बता दूं कौन हो सकता है इस बॉडी का चेयरमैन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका चेयरमैन हो सकता है। जैसे एचएल दत्तू, वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अब रिटायर्ड हो गए हैं तो एनएचआरसी के चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट, अगर मेंबर्स की बात की जाए तो मैंने भी आपको बताया 4 मेंबर्स होते हैं। पहला मेंबर जो होगा वो याद रखिएगा सर्विंग या तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, मतलब या तो सर्विंग हो या तो रिटायर्ड हो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो मेंबर होगा वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। रिमेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्ड भी हो सकता है, सर्विंग भी हो सकता है। और बाकी जो 2 मेंबर्स और बचे वो होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। तो दीज आर गोइंग टू बी द 4 मेंबर ऑफ एनएचआरसी विद अ चेयरमैन। इसमें खास बात यह है कि इस बॉडी में 4 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं, 4 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब मेंबर्स का मतलब, सॉरी 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं बताता हूं है कौन। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कहने का मतलब ये 4 बॉडीज के जो भी चेयरमैन होंगे वो ऑटोमेटिकली किसके मेंबर हो जाएंगे, एनएचआरसी के। तो याद रखिएगा ये 4 एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, 4 एक्स ऑफिशियो, मतलब जो इस पोजीशन पे होंगे, ऑफिस में होंगे, वो ऑटोमेटिकली वुड बी द मेंबर ऑफ एनएचआरसी। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी के पेपर में, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चेयरमैन और मेंबर्स की बात करें, चलिए चेयरमैन मतलब ये एक फर्स्ट चेयरमैन और ये 4 मेंबर्स प्लस 4 और हैं एक्स ऑफिशियो, मतलब टोटल देखिए तो 4, 8, 9 लोग हो गए यहां पर। ठीक है, तो जो 4 मेंबर्स हैं, जो मैंने बताया आपको रिटायर्ड और ये सब बताया आपको चेयरमैन वगैरह, ये तो चलिए ठीक है एक्स ऑफिशियो है, जो चेयरमैन होंगे वो मेंबर्स हो जाएंगे। बट इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, तो इनकी अपॉइंटमेंट चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, किससे पूछ के, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। एक 6 मेंबर की कमिटी रहती है, उनसे पूछ के। वो 6 मेंबर की कमिटी में कौन कौन आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर इस कमिटी के हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, होम मिनिस्टर, और जो 5th है वो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, एंड 6th जो है वो है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ये 6 मेंबर्स होते हैं जो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को फॉर चेयरमैन एंड इट्स मेंबर्स। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अगर रिटायर्ड है, याद बताया मैंने आपको, चेयरमैन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिटायर्ड ही होता है। बट मेंबर्स की बात करें तो मैंने बताया था सर्विंग भी हो सकता है, यहां मैंने बताया था, प्लस यहां पे भी सर्विंग बताया था। अगर कोई भी सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होता है या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखिए कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी। तो इसमें ये एडिशनल पॉइंट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी पूछना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए हु इज प्रेजेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इनके टेन्योर की बात करूं तो 5 इयर्स का टेन्योर है और 75 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा वो इनका टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट, इनको कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, जब इन रिटायरमेंट हो जाएगा इनको कोई आगे की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में और ना ही स्टेट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट, अगर मैं इनके रिमूवल की बात करूं, इन चेयरमैन या मेंबर्स दोनों की रिमूवल की बात करूं, तो इनको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। इसको आप नोट डाउन करिए, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। कैसे रिमूव करेगा, किस ग्राउंड्स पर रिमूव करेगा,
या तो वो इनसॉल्वेंट हो, मतलब दिवालिया निकल गया, पैसे पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा। एंगेजेस इन पेड एम्प्लॉयमेंट, बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हो वो, या तो अनफिट बॉडी हो उनकी, या माइंड हो, या तो अनसाउंड माइंड हो, पागल हो गए हो, ठीक है, तो या तो फिर कन्विक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट, कन्विक्ट हो गए हो जेल जाने के लिए, इम्प्रिजनमेंट, जेल, हत्या कर दी हो, ऐसा कुछ क्राइम कर दिया हो, तो इन पांचों ग्राउंड पे कौन, प्रेसिडेंट को, चेयरमैन या मेंबर्स को रिमूव कर सकता है। प्लस एक चीज और है, मैंने प्लस लगा के लिखा हुआ है, एक ग्राउंड और है, मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे भी उनको निकाला जा सकता है, या तो इनकैपेसिटी, याद रखिएगा, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी इज आल्सो द ग्राउंड फॉर व्हाट, रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स फ्रॉम बाय प्रेसिडेंट। इसके लिए जो ये वाला ग्राउंड है, इसके लिए एक खास पॉइंट है, क्या पॉइंट है, अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड में प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा है तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, ये मैटर को रेफर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी बैठाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में ऐसा लगता है कि हाँ मिसबिहेव किया है इन्होंने, तो इनको सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आफ्टर इंक्वायरी हाँ रिमूव कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम, तो प्रेसिडेंट फिर चाहे तो रिमूव कर सकता है। तो याद रखिएगा रिमूवल प्रोसेस, क्यों, क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी सेम रिमूवल प्रोसेस है, इसीलिए मैंने आपको यहां बताया, मैं आगे बताऊंगा आपको सेम क्या है, अभी इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सैलरी की बात करता हूं, ठीक है, कि सैलरी कौन डिसाइड करेगा, इनकी, मेंबर्स और चेयरपर्सन की, इट वुड बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और याद रखिएगा एनएचआरसी को एक पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट का पावर मतलब किसी को सम्मन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ध्यान रखिएगा दे हैव अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, तो जुडिशियल पावर्स भी हैं। एक खास पॉइंट इसमें यह है, अगर मान लीजिए कोई मैटर है ह्यूमन राइट से रिलेटेड और 1 साल हो चुके हैं उस मैटर से रिलेटेड, ठीक है, बात हो, एक साल हो गए, एक्सपायर हो गया वो मैटर, उसके बाद एनएचआरसी, ध्यान रखिएगा, उस पर इंक्वायरी नहीं कर सकता। मतलब क्या लिखा मैंने, आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी जो भी इश्यू होगा, कैन नॉट इंक्वायर इनटू एनी मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जिसमें 1 साल हो चुके हैं, ठीक है, उस पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंक्वायरी नहीं बैठा सकता, ठीक है। मान लीजिए किसी को अब्यूज किया गया है, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, लेकिन वो 1 साल बाद बताने आ रहा है, मैटर 1 साल पुरानी कहानी है, तो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड हो गया तो इंक्वायरी नहीं बैठा सकते। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए, ये जो एनएचआरसी है ये एक रिकमेंडरी बॉडी है, रिकमेंडेशन देती है, ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ रिकमेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके पास पावर टू पनिश है, ये सॉरी नो पावर टू पनिश, ऑफ कोर्स ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सिर्फ बोल सकती है, बाकी खुद पनिश नहीं कर सकती, ना ही ये बॉडी कोई रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। मान लीजिए किसी के साथ बुरा हुआ है, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, तो ऐसा नहीं बोल सकती चलो मैं तुम्हें 2000 रुपए देती हूँ या 5000 रुपए देते हैं, तो ध्यान रखिए नो पावर टू प्रोवाइड रिलीफ, रिलीफ भी नहीं, हाँ सरकार को बोल सकते हैं कि सरकार ऐसा करे, बट खुद से नहीं कर सकती, ठीक है। और इसके पास लिमिटेड पावर्स है इन टर्म्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी केस आता है तो इनके पास वो पावर्स नहीं है जो एक नॉर्मल के साथ अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तब ये डेल्ट करते हैं, तो दे हैव लिमिटेड पावर्स रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट भी बनाते हैं एनएचआरसी, अपनी एनुअल रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सबमिट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को, अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, और ये रिपोर्ट को गवर्नमेंट उनकी लेजिस्लेचर्स में रख देती है, याद रखिए रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में रखेगी और जो स्टेट लेजिस्लेचर है स्टेट गवर्नमेंट वो स्टेट लेजिस्लेचर पे इस रिपोर्ट को रख देगा, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था अपना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसको जरूर देखिए, एग्जाम में पूछा एग्जाम से सबसे ज्यादा है। चलिए सिमिलर बॉडी जिससे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन थी, ये बस सेकेंड बॉडी दैट इज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सबसे पहले इसका चेयरमैन कौन है, आप लोग जिस स्टेट से भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस स्टेट में जो भी अभी प्रेजेंटली स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर मध्य प्रदेश का लिख रखा है, दैट इज नरेंद्र कुमार जैन, ठीक है, मध्य प्रदेश के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है, बाकी आप लोग अपने स्टेट का जरूर लिख के बताएं। चलिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जस्ट लाइक एनएचआरसी, ठीक है, ये भी 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। मैं आपको बताऊं सेम एक्ट था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी पढ़ा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसी एक्ट के थ्रू बोला गया था स्टेट्स में भी ये बॉडी होनी चाहिए। मैं बता दूं हर स्टेट में नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है भी नहीं, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बॉडी भी 1993 उसी एक्ट से स्टैब्लिश हुई। ये कौन से मैटर को इंक्वायर कर सकती है, जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट दिए हुए हों, ठीक है, या तो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हों, उन सब्जेक्ट्स पे ये इंक्वायरी कर सकती है। बट मान लीजिए वो इंक्वायरी अगर एनएचआरसी कर रही है या तो फिर कोई भी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी कर रही है तो ये उस मैटर को नहीं डेल्ट करेगी। कहने मतलब ध्यान रखिए इट कैन नॉट इंक्वायर इफ एनएचआरसी और अदर स्टैट्यूटरी कमीशन आर आल्सो
डूइंग इंक्वायरी ऑन दैट मैटर। तो मतलब ये सिर्फ उन मैटर्स में डील करेगी जब एनएचआरसी और अदर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं डील कर रहे हैं तो ये डील कर सकती है, ओनली ऑन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफकोर्स ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें चेयरपर्सन और 2 मेंबर होते हैं। पिछली बार कितने थे याद रखिएगा, 4 मेंबर्स थे, ठीक है। चेयरमैन जो होगा वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, रिमेंबर, ठीक है। मेंबर्स की अगर बात करें 2 मेंबर थे, जो पहला मेंबर होगा वो सर्विंग हो सकता है या तो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, रिमेंबर, या तो फिर सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज विथ 7 years एक्सपीरियंस, ठीक है। तो याद रखिए पहला मेंबर इन दोनों में से कोई भी बनाया जा सकता है। जो सेकेंड मेंबर होगा वो स्पेशल नॉलेज, मतलब जिसका स्पेशल नॉलेज हो रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर चेयरमैन और मेंबर्स की मैं बात करूं तो इनको अपॉइंट कौन करता है, याद रखिए दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। वहां पर कौन किया था, प्रेसिडेंट, हियर दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। और यहां पर भी 6 मेंबर कमेटी होती है, ठीक है। 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होंगे, सीएम हेड होगा, ठीक है, स्पीकर ऑफ विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ विधान परिषद दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधानसभा एंड विधान परिषद। तो अगर किसी भी स्टेट में 2 हाउसेस हैं तो 6 मेंबर होंगे। अगर किसी स्टेट में एक ही हाउस है तो कितने मेंबर्स होंगे, तो 4 मेंबर्स होंगे। क्यों, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ विधान परिषद नहीं होगा और दूसरा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ विधान परिषद दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, तो 4 मेंबर्स होंगे, अदरवाइज दे वुड बी 6 मेंबर्स, ठीक है। अगेन, अगर सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट जज को, सिटिंग जो है रिटायर्ड नहीं, तो अगर आप उसको अपॉइंट करते हैं तो यहां पर आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी। तो ये जिस तरह वहां पर था बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है यहाँ पर। टर्म की बात करें सिमिलर है, 5 years और 70 years विच एवर इज अर्लियर। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसका कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती। रिमूवल की बात करूं तो दे आर रिमूव बाय प्रेसिडेंट नॉट बाय गवर्नर। जनरली लोग गवर्नर लगा देते हैं आंसर क्योंकि स्टेट का है, दे आर रिमूव बाय प्रेसिडेंट। और सिमिलर है जिस तरह मैंने भी एनएचआरसी में बताया था आपको, इंसॉल्वेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट, फिर इनकैपेसिटी, बिहेवियर, याद आ रहा है आपको, मिसबिहेवियर, बिल्कुल सेम है। मैंने लिखा है सिमिलर एज एनएचआरसी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रिमूव करता है नॉट गवर्नर, ये एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट, सैलरी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। पावर ऑफ सिविल कोर्ट इसके पास भी है, सम्मन कर सकता है, बुला सकता है। आफ्टर 1 year कैन नॉट इंक्वायर इनटू द मैटर, 1 साल के बाद आप उस मैटर को इंक्वायरी नहीं कर सकते, जस्ट लाइक एनएचआरसी। ये भी एक रिकमेंडरी बॉडी है, मैंने आपको पहले बताया था। नो पावर टू पनिश नहीं कर सकती, ऑफकोर्स जुडिशरी को बोल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकती है पनिशमेंट के लिए, बट खुद पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती। नो पावर टू प्रोवाइड रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकती, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिमिटेड पावर है इन टर्म्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस तरह वहां पर था बिल्कुल सिमिलर है। एनुअल रिपोर्ट वहां पर एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहां पर एनुअल रिपोर्ट जमा करती है किसको, याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर को। कहने का मतलब वहां पे याद होगा मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट्स जो थी, ये एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर रही थी, यहां पर जमा करती स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में रख देता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक खास पॉइंट है इसमें, एक एडिशनल पॉइंट है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स बनाए जाएंगे। क्या बनाएगा, ह्यूमन राइट कोर्ट। एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट कोर्ट बनेगा। क्यों, फॉर द स्पीडी ट्रायल, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर, याद रखिएगा, फॉर द स्पीडी ट्रायल। और इसको सेटअप कौन करेगा, इस ह्यूमन राइट कोर्ट को जो हर डिस्ट्रिक्ट बनेगा, ध्यान रखिए स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगा। और किसके कंसल्टेशन से, विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वहां का स्टेट गवर्नमेंट वहां पर क्या बना सकता है, ह्यूमन राइट कोड बना सकता है, ठीक है। और यहां पर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रखा जाएगा, ठीक है। वो कौन होगा, जिसके पास एटलीस्ट 7 year एक्सपीरियंस हो, याद रखिए 7 years एक्सपीरियंस हो, एडवोकेसी, एडवोकेट रहा हो वो 7 साल तक था, 7 साल तक, तो वो क्या बन सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये यहाँ पे एडिशनल पॉइंट था स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, ठीक है। तो मैं इस पूरे एक्ट की बात करूं तो ये एक्ट एक बार अमेंड हुआ है, दैट इज ऑन द ईयर 2006, ध्यान रखिएगा। पहले अमेंडमेंट आपको देखने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट में एक बेसिक पॉइंट ऐसा था, जैसे पहले ये 5 मेंबर, याद है मैंने बताया आपको 2 मेंबर हैं और एक चेयरमैन है, यहाँ पर 3 मेंबर हैं, टोटल 3 लोग हैं, एक चेयरमैन और 2 मेंबर। पहले 5 हुआ करते थे, 4 मेंबर्स और एक चेयरमैन, तो ये सब अब 2 कर दिए गए हैं। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप अमेंडमेंट को देखो क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है, मैंने आपको पूरा अमेंडमेंट के साथ ही पूरा यहाँ पर चीजें बताई हैं, ठीक है। तो यस, ये एक बार अमेंड हुआ है 2006 में, तो बिल्कुल सिमिलर है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। रिमूवल में याद रखिएगा दोनों सेम है, दैट इज डन बाय प्रेसिडेंट,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पहले 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, दैट इज एनएचआरसी और एसएचआरसी। कमिंग वीडियोस में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम आगे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो इससे पता चलता है कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं और हम इसके वीडियो सीरीज को कंप्लीट करें। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।